तो मान लो हमें एक कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है। तो पहले दिन हमने नया बार बनाया, दूसरे दिन गैलरी, फिर तीसरे दिन बॉस बोला गैलरी का दूसरा डिज़ाइन बनाओ। तो हमने मेहनत करके फिर गैलरी चेंज करी, लेकिन फिर अगले दिन बॉस बोला इससे अच्छा तो पहला वाला ही डिज़ाइन था। अब उसको सारा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल चिल था, क्योंकि वो यूज़ कर रहा था गिट, जिससे उसने पुरानी गैलरी का चेक पॉइंट सेव कर लिया था। तो एक कमांड से उसका कोड पहले जैसा हो गया। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिससे हम किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। तो गिट हमारा इकलौता वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, इसके अलावा हमारे पास और भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन पूरे मार्केट पे इसने ही कब्जा कर रखा है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कोई भी बड़ी एप्लीकेशन ले लो, जैसे फेसबुक, इसके सोर्स कोड में हज़ारों फाइल्स और फोल्डर होंगे और उन पर एक साथ हज़ारों डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो जो नया बिल्कुल लेटेस्ट कोड है उसको सभी प्रोग्रामर्स के साथ शेयर करना, या हमें फेसबुक का 2 साल पहले का कोड देखना हो, या इस 2 साल पुराने वाले कोड को नए वाले कोड से कंपेयर करके देखना हो कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये सब चीज़ें हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम से आसानी से कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में गिट तो इंस्टॉल कर लिया था, अब इसको यूज़ कैसे करें। तो मान लो हमें अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है और गिट की हेल्प से इसकी हिस्ट्री को ट्रैक और फिर बाद में शेयर भी करना है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा एक फ़ोल्डर जिसके अंदर हमारी सभी प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल होंगी। अब इस फोल्डर के अंदर की सभी चीज़ों को, चाहे वो फाइल हो चाहे फोल्डर हो, उसको ट्रैक करने के लिए हमें इस फोल्डर के अंदर बनानी होगी एक गिट रिपोजिटरी। गिट रिपोजिटरी सिंपल कोई भी फोल्डर या प्रोजेक्ट है जिसको हम गिट की हेल्प से ट्रैक करते हैं। तो मान लो हमारे कंप्यूटर में 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें ट्रैक करना है। तो तीनों में हमें अलग अलग गिट रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो गिट का यूज़ हम कमांड लाइन से करेंगे, तो हमें गिट बैश का यूज़ करना पड़ेगा। और गिट बैश को आसानी से यूज़ करने के लिए हम VS कोड में ही इसको ओपन कर सकते हैं। तो VS कोड में पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। अब टर्मिनल खोलने के लिए दबाओ Ctrl+ बैकटिक। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारा पावरशेल ओपन हुआ है। तो गिट बैश को ओपन करने के लिए इस एरो पर दबाओ और यहाँ से सिलेक्ट कर लो गिट बैश। और एक और काम करते हैं, हम गिट बैश को VS कोड का डिफ़ॉल्ट टर्मिनल बना लेते हैं। तो दबाओ Ctrl+Shift+P और सर्च करो सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल और इसके अंदर गिट बैश को सिलेक्ट कर लो। अब हम सभी टर्मिनल्स को बंद करके दोबारा से टर्मिनल को ओपन करेंगे तो हमारा गिट बैश ही ओपन होगा। अब पहली कमांड है हमारे पास गिट स्टेटस। ये बहुत ही कॉमन कमांड है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। ये सिंपली हमें करंट रिपोजिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसने ये मैसेज दिया है नॉट अ गिट रिपोजिटरी, क्योंकि हमने अभी गिट रिपोजिटरी बनाई ही नहीं है। तो गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए हमारे पास है गिट इनिट कमांड। तो गिट रिपोजिटरी हमारी इनिशियलाइज्ड हो गई है। अब हम गिट स्टेटस को चेक करेंगे। अब ये हमारी रेपोजिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि हम कौन सी ब्रांच पे हैं, हमने कुछ कमिट किया है या नहीं। कमिट को हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, लेकिन अब हमें कंफर्म हो गया है कि हमारी गिट रिपोजिटरी बन गई है। अगर हम एक फ़ोल्डर बैक जाके चेक करेंगे गिट स्टेटस, तो ये रिपोजिटरी के अंदर नहीं है। और हम अपने मेन फोल्डर के अंदर जाके एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, मान लो टेस्ट। अब इसके अंदर जाके हम चेक करेंगे तो ये एक गिट रिपोजिटरी के अंदर है। और स्टार्टिंग में जब हम गिट सीखते हैं तो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम एक गिट रिपोजिटरी के अंदर एक फ़ोल्डर है उसके अंदर भी एक और गिट रिपोजिटरी बना देते हैं। मतलब एक गिट रिपोजिटरी दूसरी गिट रिपोजिटरी को ट्रैक कर रही है और वो रिपोजिटरी दूसरी फाइल्स को ट्रैक कर रही है। ये तो पैराडॉक्स ही हो गया। तो नई रिपोजिटरी बनाने से पहले हम गिट स्टेटस से चेक कर लेंगे कि ऑलरेडी हम किसी रिपोजिटरी में है या नहीं। अब किसी भी कमांड को अच्छे से समझने के लिए हम गिट की वेबसाइट पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो अगर हम गिट इनिट की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जिस फोल्डर में हम गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेंगे वहाँ पे ये .git नाम का एक फ़ोल्डर बना देता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खाली खाली दिख रहा है। अगर हम ls कमांड का यूज़ करेंगे तब भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि .git फोल्डर हमारा हिडन फोल्डर है। तो ls के आगे हम ये -a ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
इससे सभी हिडन फाइल्स और फोल्डर शो हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा .git फोल्डर। अगर इसके अंदर हम जाके देखेंगे तो इसके अंदर और भी फोल्डर्स हैं। तो एक गिट रिपोजिटरी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी हिस्ट्री इस .git नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। अगर हम इसको डिलीट कर दें और फिर उसके बाद हम चेक करें गिट स्टेटस, तो ये फिर से आ गया है नॉट अ गिट रेपोजिटरी, यानी एक फिर से नॉर्मल फोल्डर बन गया है। अगर मान लो हमारा ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट होता तो .git फोल्डर के अंदर उसके सभी वर्जन्स की हिस्ट्री स्टोर होती, और ये अगर गलती से डिलीट हो जाए तो सारी हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसीलिए ये हमारा गिट फोल्डर हिडन होता है ताकि इसके साथ हम छेड़खानी ना करें। तो रिपोजिटरी को दोबारा से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हम समझते हैं गिट वर्क फ्लो को, यानी प्रोजेक्ट बनाते टाइम साथ साथ उसकी हिस्ट्री को सेव कैसे करें। तो जैसा हमने इंट्रो में देखा था, मान लो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो पहले हमने एक नैव बार बनाया, उसका फिर हमने एक चेक पॉइंट सेव कर लिया, फिर हमने गैलरी डिज़ाइन की, फिर उसका चेक पॉइंट सेव कर लिया। ऐसे ऐसे वेबसाइट जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे उसके चेक पॉइंट्स सेव करते जाएंगे। इन चेक पॉइंट्स को गिट में हम बोलते हैं कमिट, और हर कमिट के साथ एक हम मैसेज भी लिखते हैं जो बताता है कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। तो एक नया कमिट बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो मान लो ये है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, यानी हमारा पोर्टफोलियो फोल्डर, और हमने गिट इनिट से इसके अंदर एक रिपोजिटरी भी बनाई थी जिसका सभी डाटा हमारे .git फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। तो पहला स्टेप होगा हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ काम करेंगे। तो मान लो हमने 2 नई फाइल्स बनाई HTML और CSS की। पहले हमने HTML का कोड लिखा और उसके बाद CSS में उसकी स्टाइलिंग कर दी। तो पहले एक बार गिट स्टेटस चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल्स के अंदर आ गई है हमारी 2 न्यू फाइल जो हमने बनाई थी। अब सेकंड स्टेप है उन फाइल्स या फोल्डर को ग्रुप करना जिनको हमें कमिट करना है। तो फाइल्स या फोल्डर को ग्रुप करने के लिए हमारे पास होती है git add कमांड। तो लिखो git add और उसके बाद हम दोनों फाइल्स का नाम दे सकते हैं स्पेस लगा के। अब दोबारा से रिपोजिटरी का स्टेटस देखते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस टू बी कमिटेड में आ गई है हमारी ये दोनों फाइल्स। तो जो ये हमने कमिट करने से पहले फाइल्स को किसी जगह पे ऐड किया है, इस जगह को बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। तो वर्किंग डायरेक्टरी में जो चेंजेस थे वो गिट ऐड से आ गए हैं हमारे स्टेजिंग एरिया पे। अब हमारा पहला कमिट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गिट कमिट कमांड। अब इसके साथ हमने एक मैसेज भी देना होता है। तो अगर हम खाली गिट कमिट कमांड का यूज़ करेंगे तो गिट इंस्टॉल करते वक्त जो हमने डिफ़ॉल्ट एडिटर चूज़ किया था वो एडिटर ओपन कर देगा और वहाँ पे हम अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो इससे ईजी रहेगा हम मैसेज को कमांड लाइन में ही दे दें। तो इस कमांड के आगे हम लिख सकते हैं -m और फिर कोट्स के अंदर हम अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो जो भी हमने काम किया है ये मैसेज उससे रेलेवेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा रहा है ऑथर आइडेंटिटी अननोन। तो हमें गिट को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, क्योंकि मान लो एक प्रोजेक्ट पे अगर मल्टीपल बंदे कमिट्स कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस बंदे ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो गिट एरर का सॉल्यूशन बताने के बारे में बहुत ही अच्छा है। तो यहीं पे इसने बता दिया है कि हमें ये दोनों कमांड यूज़ करनी होगी। तो पहले यूज़र का नेम सेट करते हैं। तो यहाँ पे अपना आप नाम डाल दो और ईमेल में आप जो आपने गिटहब अकाउंट में ईमेल यूज़ की है वो डालना, या अगर आपका गिटहब अकाउंट नहीं है तो फ्यूचर में आप जो ईमेल यूज़ करने वाले हो वो डाल देना। और अगर फ्यूचर में आपको कभी भी यूज़र नेम और ईमेल बदलने भी हैं तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो इसकी ये कमांड्स हैं। अब कर देंगे हमारा पहला कमिट। तो टर्मिनल में हम अप और डाउन एरो का यूज़ करके कमांड्स के बीच में मूव कर सकते हैं। अब अगर हम गिट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब है इस वक्त जो हमारे प्रोजेक्ट में फाइल्स और फोल्डर हैं गिट रिपोजिटरी में वे सभी सेव हो चुके हैं। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको भी डायग्राम से देखते हैं। तो जो हमारे स्टेजिंग एरिया में फाइल्स थी उनको हमने कर दिया है कमिट और ये कमिट हमारी रिपोजिटरी में हो गया है सेव। तो आगे भी ये 3 स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे। तो मान लो हमने HTML और CSS की फाइल्स में कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद फाइल मेरी अपने आप ही सेव हो रही हैं क्योंकि मैंने ऑटो सेव को ऑन कर रखा है। अब एक इमेज फोल्डर ऐड कर देंगे जिसके अंदर होंगी हमारी 2 इमेज। तो गिट स्टेटस देखते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाइड फाइल्स में आ गई हमारी ये दोनों फाइल्स
और इमेजेस फोल्डर आ गया हमारा अनट्रैक्ड फाइल्स में। अगर हमें एक साथ सभी चेंजेस को कमिट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं git add और उसके बाद लिख सकते हैं डॉट। इससे जितने भी चेंजेस हैं वो सभी हमारे स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगे। लेकिन अलग अलग कमिट करके देखते हैं ताकि हमें कमिट करना अच्छे से आ जाए। तो अलग अलग कमिट बनाने के लिए पहले हम इन दोनों फाइल्स को ऐड कर देंगे। अब स्टेटस चेक करेंगे तो चेंजेस टू बी कमिटेड में हमारी सिर्फ ये 2 ही फाइल्स आई हैं और इसको कर दो कमिट एक रेलेवेंट मैसेज के साथ। अब इस इमेजेस फोल्डर को ऐड कर देंगे और फिर इसको भी कर दो कमिट। अब जितने भी हम कमिट्स कर रहे हैं उनको देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं git log कमांड का। तो यहाँ पे आ गए हमारे तीनों कमिट्स जो हमने किए थे। तो हर कमिट की एक अपनी खुद की यूनिक आईडी होती है जिसको बोलते हैं कमिट हैश। उसके बाद आ गया हमारा ऑथर नेम और फिर डेट एंड टाइम जिस वक्त हमने कमिट किया था। तो बस यार इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गिटहब को एक्सप्लोर करेंगे और हम गिट को भी एडवांस में देखेंगे कि हम टाइम ट्रैवल करके पिछले कमिट्स पर वापस कैसे जाएं या मल्टीपल ब्रांचेस कैसे बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ। बाय।